नमस्ते, मैं दिलीप सरोसे राष्ट्रीय आईएएस एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट का, दर्शकों का एवं अन्यों का स्वागत है। और रोज की तरह आज भी इस क्लास में नगर निगम के संदर्भ में पढ़ाई होने जा रही है। नगर निगम, जैसा कि हमने देखा, भारत जो बसा है, भारत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सरहद के अंतर्गत का भूभाग कुछ ग्रामीण इलाके में बसा है जनसंख्या का समूह, कुछ शहरी इलाकों में बसा है जनसंख्या का समूह। ग्रामीण को रूरल में डाला गया है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहलाया गया है, जिसके साथ ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां एवं जिला परिषदें, ये संस्थाएं तैयार हो चुकी है। उसी प्रकार जो भारत शहरों में, अर्बन एरिया या नगरों में बसा है, उसे कहलाया जाता है शहरी स्थानीय शासन के द्वारा बना हुआ नगर निगम। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जहाँ पे नागरिक लोगों का जीवन यापन चलता है जो शहर में बसे हुए होते हैं। अब आज हम नगर निगम संदर्भ के लिए भाग प्रथम के ऊपर पढ़ेंगे। नगर निगम भाग क्रमांक 1। और अब देखते हैं हम ये क्या स्थितियां होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, भारत ये देश दो स्थितियों के जनसंख्या वाले समूह में बसा हुआ है। एक ग्रामीण समूह लोगों का पंचायत राज व्यवस्था एवं शहरी लोगों का लोक समूह, जिसे कहला जाएगा नगर निगम। अब यहां से देखते हैं कि पुरातन काल से लेकर आज तक बहुत सारी बातें को पीछे छोड़ दिया जाए तो मिनिममली हम ब्रिटिश शासन काल से तो आधुनिक भारत शासन काल तक इसके बारे में सोचते हैं। वैसा परिषदें थी, निकाय थी, वैदिक कार्यकाल खंड, वो बहुत पुरानी बातें थी। लेकिन आधुनिकता के तौर पर ब्रिटिश कार्यकाल खंड से लेकर आज तक इसके बारे में नगर निगम के संदर्भ में इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। तो जरा देखिए साथ से सबसे पहले हम देखते हैं नगर निगम। और नगर निगम 74वां संशोधन अधिनियम नगर निगम की सही मात्रा में आधुनिक भारतवर्ष खंड में शुरुआत हुई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, और जो 1 जून 1993 से प्रभावशाली हुआ और जिसे भारतवर्ष के सभी घटक राज्यों ने संवैधानिक दर्जा के आधार पर स्वीकार कर लिया। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज व्यवस्था तो नगर निगमीय व्यवस्था, इसका जिम्मा संविधान में राज्यों की तरफ सौंपा दिया गया है। ये राज्यों की जिम्मेदारियां है। भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी घटक राज्य होंगे उन्हें नगर निगम एवं पंचायती राज, ये दोनों की भी व्यवस्था जो संवैधानिक दर्जा के मुताबिक करनी पड़ेगी या देखरेख करनी पड़ेगी। तो देखते हैं शहरी स्थानीय शासन क्या होता है। शहरी स्थानीय शासन नगर निगम के लिए होता है। जैसे कि शहरी स्थानीय शासन शहर के स्थानीय लोगों द्वारा मतदान के जरिए चुनवा कर एक कार्यकारी मंडल बनेगा, एक समिति बनेगी
और वो समिति नगर निगम के तहत स्थानीय जनता के आधार पर जो भी नाम दिलाया जाएगा वो एक नगर निगम बनेगा। जैसे कि किसी बहुत ही छोटी सी निकाय है शहरी नगर निगम में, उसे नगर परिषद कहलाया जाएगा। और जैसा कि ग्रामीण एरिया से थोड़ा स्थानांतर हुआ है, थोड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, उसे नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाएगा। और जो शहरी क्षेत्र बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसे नगर पालिका के तहत नाम दिलाया जाएगा। तो स्थानीय स्वशासन ये होता है कि नगरीय स्थानीय लोगों को चुनाव द्वारा भिजवाए हुए प्रतिनिधियों के जरिए से वो निगम बनाएगा, उसे कहलाया जाता है नगर निगम शहरी स्थानीय शासन, जो शासन करते हैं, जिसे शहरी स्थानीय शासन कहलाया जाएगा। अब देखते हैं हम ये नगर निगम क्या चीज के लिए होता है। ये नगर निगम स्थानीय शहरी इलाकों में उस शहर के इलाके के लिए विकासात्मक रूप के लिए एक प्रतिनिधित्वता के तौर पर कार्य करता है, जो राज्य सरकार के अधीनस्थ होता है। अब देखते हैं हम, यहाँ तक होने के बाद हम थोड़ा पूर्व इतिहास में जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, भारत में लगभग 1600 सदी की बात देखते हैं हम। 1600 की सदी में भारत में परकीय राजवट का आना, यानी विदेशियों का आना शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत सारी कंपनियां जो आई, ये स्थानिक भारत से नहीं थी, ये विदेश से आई थी, जिनके द्वारा इस भारत में विकासात्मक रूप धारण कर लिया गया। अब हम देखते हैं अभी इस सभी को छोड़कर ब्रिटिश कार्यकाल खंड देखते हैं। जैसा कि ब्रिटिश कार्यकाल खंड में 1688 में पहला नगर निगम मद्रास बना। हमारे यहाँ का नगर निगम, इसकी शुरुआत ही ब्रिटिश शासन काल में दर्शाई गई है। उसके पहले में भारतवर्ष में बहुत सारी बस्तियां थी, लेकिन लगभग ग्रामीण के थोड़ा ऊपर उठ करती, लेकिन उसे जिस तरह से अभी नाम दिलाए गए हैं, पंचायत राज व्यवस्था, नगर निगम राज व्यवस्था, जो घटक राज्य के अधीन होती है, इसके सबसे पहली शुरुआत ब्रिटिश शासन कार्यकाल खंड में 1688 पहला नगर निगम बना हमारा मद्रास, जिसे आज भारत सरकार के जरिए से चेन्नई कहलाया जाता है। उसका नाम बदलाव हो चुका है, चेन्नई कहलाया जाता है, और ये तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल है। तो ख्याल रखिएगा, ब्रिटिश कार्यकाल में 1688 में पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास, जहाँ पे आवागमन की स्थितियाँ बहुत सारी थी, ज़्यादा मात्रा में थी, और ये चेन्नई का इलाका हिंद महासागर, हिंद भूप महासागर के ओर से होता है, ताकि वहाँ पे जहाजरानी का व्यवसाय काफ़ी मात्रा में चलता है, और बहुत बड़ा शहर उस समय बनाया गया था। पहला नगर निगम मद्रास 1688। डियर स्टूडेंट, इस बात को ख्याल में रखिएगा, हो सकता है आपके लिए ये अच्छा होगा, स्पर्धा परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरी बात देखते हैं हम, दूसरा नगर निगम एक बहुत बड़े शहरों में बना, जो 1726 में, जिसका नाम था उस समय
बम्बई और दूसरे का नाम था कलकत्ता। जिस बम्बई को आज भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से मुंबई कहलाया जाता है, जिस कलकत्ता को आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से या भारत सरकार की ओर से कोलकाता कहलाया जाता है, वो है कलकत्ता। पहला बना था 1726 में बम्बई, उसे मुंबई कहलाया जाता है अभी। और 1736 में दूसरा नगर निगम बना था भारी मात्रा में, कलकत्ता, जिसे आज वेस्ट बंगाल में कोलकाता की ओर से कहा जाता है। और ये मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है आज। उस समय में बहुत बड़ी नगरी थी, बहुत सारा आवागमन था। और मुंबई नगरी अरबी समुद्र के तट पर बसी हुई है तथा कोलकाता ये भारत का एक घटक राज्य वेस्ट बंगाल है, जिसे पश्चिम बंगाल कहलाया जाता है, और जो कि बंगाल का उपसागर के तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है, ताकि वहाँ पे भी बहुत सारे जहाज रानी का आवागमन कलकत्ता में भी, कोलकाता में भी, और मुंबई, जिसे आज मुंबई कहलाया जाता है, वो मुंबई में भी बहुत सारा जहाज रानी का आवागमन होता था। वहाँ से पर के देश के दरवाजे खुलते हैं जो जहाजों से आना जाना करते हैं। तो ये होगा यहाँ पर 1726 में भारतवर्ष में महाराष्ट्र प्रांत में बम्बई ये नगर निगम बसा। 1726 में वेस्ट बंगाल में कलकत्ता पे नगर निगम बना। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं हम, ये तीनों भी उस समय के बहुत बड़े बड़े शहर थे जहाँ पे नगर निगम वन ये कहलाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम इसकी स्थितियां एवं नगर निगम राज्य स्थिति, इसको किस तरह से बदलाव लाया गया, किस तरह से इसका स्थित्यंतर हुआ, या इसका किस तरह से हर मोड़ पे और बदलाव और चेंजिंग और विशेष तौर पर कार्य किस तरह से होगा, इस व्यवस्था के लिए इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले 1870 लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण संकल्प, स्थानीय स्वशासन विकास, शहरी अर्बन। अब जरा हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। इस सेंटेंस को क्या किया गया था। ब्रिटिश शासित कार्यकाल खंड में 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की संकल्पना आई थी। अब वित्तीय विकेंद्रीकरण संकल्पना क्या होती है, तो जरा देखते हैं। वित्त का साठा केवल एक जगह पे न रहते हुए उसे अन्य जगहों पे बंटवाया जाए, या अन्य जगहों से वित्तीय साठा खींचा जाए, या अन्य जगहों पे बंटवारा किया जाए, ताकि विकास मात्रा में वित्तीय विकेंद्रीकरण की भूमिकाएं आम होती है। एक बात इसकी संकल्पना थी लॉर्ड मेयो की, उन्होंने डायरेक्टली। और दूसरी बात देखिए, उन्होंने स्थानीय स्वशासन विकास, शहरों के लिए, अर्बन एरियाओं के लिए स्थानीय शासन का विकास या स्थानीय नगर निगम का विकास किस तरह से किया जाएगा, उसमें कौन सी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में और कुछ तथ्य डालकर वो शहर का विकास, नगर निगम का विकास भारी मात्रा में किया जाएगा। जैसे कि उत्पादकीय क्षेत्र, बाजार क्षेत्र, बैंकिंग सुविधाएं, आपके परिवर्तन की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, बीमा की सुविधाएं, रोजगारों की सुविधाएं, भारी मात्रा में फैक्ट्रियां बनाने के लिए जो भी भूमि, श्रम, भांडवल, भाटा की चीजें लगती है, उस स्थितियों को लेकर ये बात होती है हमारे शहरी विकास, अर्बन का विकास। ये इनकी कल्पनाएं थी, लॉर्ड मेयो की कल्पनाएं थी, जिन्होंने साक्षात्कार करने के लिए या वास्तविक तौर पर शुरू करने के लिए इन्होंने
स्थानीय स्वशासन विकास ये कार्य आरंभ कर दिया। उसके बाद देखते हैं दूसरे आए थे लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड रिपन जो होते हैं, ये लॉर्ड रिपन ये आए थे हमारे यहाँ पे 1882 में। 1882 में ये हमारे शहरी स्थानीय शासन नगर पालिकाएं काफी मात्रा में 1870 के बाद बेहतर रूप से चलने शुरू हुई थी। बेहतर रूप से उस नगरों का विकास होना आरंभ हुआ था, जिससे लोक कल्याण, सामुदायिक दायित्व एवं शासन की शासकीय उपलब्धियां लोगों के प्रति आच्छादित सार्वजनिक सुख सुविधाएं और एक सशक्त एवं प्रगतिशील जीवनमान पब्लिक को देना एक उद्देश्य था। उसके तहत लॉर्ड रिपन 1882 में आए और इन्हें ही लगभग स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का फाउंडर माना जाता है, पितामह माना जाता है, फादर माना जाता है। 1988 1982 लॉर्ड रिपन। स्टूडेंट इस अल्फाज पे ख्याल रखिएगा, ये काम की स्थिति होगी आपकी एग्जामिनेशन में। इन्होंने क्या किया लॉर्ड रिपन ने, जिन्हें नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए पितामह माना जाता है या फाउंडर माना जाता है, इन्होंने सबसे पहले 1907 में 1882 में इन्होंने काम कर लिया। उसके बाद में और एक चेंजिंग आया है, वो चेंजिंग ये आया है 1907 में डिसेंट्रलाइजेशन रॉयल कमीशन आयोग की स्थापना। जैसा कि हमने देखा 1870 में स्थापना होना शुरू हुई। 1882 में लॉर्ड रिपन ने बहुत सारी बातें उसमें कर डाली। उसके बावजूद भी नगर निगम के लिए और 1907 में डिसेंट्रलाइजेशन रॉयल कमीशन आयोग की स्थापना हुई, जिनके अध्यक्ष थे हॉब हाउस। यह हमारे शहरी विकेंद्रीकरण का और शहरी को अत्याधुनिक कार्यकाल में लाने तक जिन्होंने कार्य किया उनकी हिस्ट्री है ये। एकदम से भारत में इतने सुंदर और अच्छे शहर नहीं बने, इतने नगर निगम अच्छी तरह से एकदम से नहीं बने। जो क्रमवारिता प्राप्त विविध आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पे, स्थानिक स्वशासन प्रणाली की जरिए से की हुई एक्टिविटियों पे एवं आर्थिक स्थितियों, भौगोलिक स्थितियों पे निर्भर करता है। अब जरा देखते हैं 1907 का डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन क्या कहता है। उन्होंने यह बताया है कि सेंट्रलाइज करके बहुत भारी मात्रा में तथ्य प्राप्त नहीं होंगे, इसे अलगतापूर्वक बिखरा दीजिए। जैसा कि आज के युग में हमने देखा कि एक कोई बड़ा शहर है, वो बड़ा शहर को केवल वो शहर चलाने के लिए जो एक नगरीय समिति बनती थी, वो नगरीय समिति केवल इकट्ठा एक जगह पे थी। इतने बड़े शहरों का कामकाज संभालना उसके लिए एक जगह से नहीं होता था। उसके बहुत सारे ऑफिसेस उस शहर के अलग अलग भाग में बिठाकर वहाँ से कारोबार शुरू हुआ। वो डिसेंट्रलाइजेशन के तहत आता है। ये रॉयल कमीशन ने दूसरी ये बात कही, बहुत बड़ा शहर अगर होगा तो उसे भी थोड़ा डिवाइड किया जाए, ताकि उस शहर की उत्पादकीय मात्रा और बढ़ा दिया जाए। इस तरह से और लोक संख्या के अनुपात में उन्हें भी नागरिक व्यवस्था सार्वजनिक तौर पर दी जाती है, उसका भी पूरा मात्रा में लाभ मिल सके, एक सही समृद्धशाली जीवन यापन कर सके। ये थी रॉयल कमीशन की डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं हम, यह होने के बाद अब आता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको याद होगा
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत अमेंडमेंट, ये बहुत सारे अनेकों साल में कायदे किए हुए हैं, यह अधिनियम पारित किए हुए हैं। उसमें से एक भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम दिलाया गया था, जो 1919 में आया था हमारे यहाँ। लगभग इसका कार्यकाल खंड ताज के राज के कार्यकाल खंड में आता है। हमारे ब्रिटिशर्स की दो स्थितियां हुई, 1957 के पहले 16 से लेकर ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकाज, और 1857 के बाद से लेकर 1947 तक हमारे यहाँ ताज का राज, यानी ब्रिटेन द्वारा स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल खंड समाप्त, और ब्रिटिश द्वारा ही ब्रिटिश राजाशाही की ओर से, वहां के राजा की ओर से जो कार्यकाल खंड चलाया गया 1857 के बाद 1947 तक, उसे ताज का राज कहलाया जाता है, जिसकी पूरी अंतर्गत स्थितियां भले कैबिनेट द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हो चुकी होगी, लेकिन अंकुश एवं कंट्रोलिंग पावर राजा की ओर से था, ब्रिटेन के रानी की ओर से था, जो अपने वाइस रॉय बनाकर यहाँ पे भेजते थे कामकाज चलाने को। अब देखते हैं दूसरी बात, 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या बोलता है, इसके बारे में देखते हैं। प्रांतों में द्विशासनिक योजनाएं, प्रांत घटक राज्य, अभी घटक राज्य बने हैं, उस समय प्रांत थे, और इस प्रांत में द्विशासनिक योजना एवं भारतीय मंत्री प्रभारी बनाया जाएगा। ये थे 1919 का भारत सरकार का अधिनियम। द्विशासकीय व्यवस्था, द्विशासनिक स्तर, इसकी व्यवस्था इसमें निर्देशित की गई है। पहला स्तर ग्रामीण का और दूसरा स्तर नगर निगम का, शहरी इलाके का। अब इन्होंने ये बोल दिया है द्विशासनिक योजना एवं भारतीय मंत्री प्रभारी बनाया जाएगा, और ये द्विशासनिक व्यवस्था के लिए, जैसा कि आज नगर निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, उनके द्वारा नगर निगम एरिया के लिए ही बनाया जाता है, वैसा ही ग्रामीण इलाके के लिए भी ग्राम पंचायत के तौर पर, यानी पंचायती व्यवसाय के तौर पर वो होती है। दो स्थितियां इसमें, और उसके बाद में इन सभी स्थितियों को संभालने के लिए भारत उस समय का जो केंद्रीय सरकार शासन प्रणाली थी, जो केंद्रीय थी, उस समय वाइसराय थे, वाइसराय के साथ एक प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा कामकाज चलाया जाता था, वो केंद्रीय शासन प्रणाली थी। उसके मुताबिक दूसरा स्तर था प्रांतीय शासन प्रणाली, जो गवर्नर की तरफ से चलाया जाता था। और आपको याद होगा 1919 के समय द्विशासकीय प्रशासनिक स्तर जब बना, उस समय भारत में लगभग 11 प्रांत थे, 11 प्रांत के 11 गवर्नर थे, और उनके ऊपर में इन सभी का कारभार संभालने के लिए केंद्रीय स्तर पर वाइसराय थे, जिनके साथ और कुछ प्रतिनिधि मंडल भी कामकाज संभालते थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं ये सब कुछ संभालने के लिए आवासीय बातें, नगरीय बातें, पंचायतीय बातें, इन सभी स्थितियों, इनसे जुड़े हुए सभी स्थितियां, उसको संभालने के लिए एक भारत देश में इस क्षेत्र के लिए मंत्री बनाया गया था, मंत्रालय की ओर से कामकाज चलता था। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी बातें। यहां तक होने के बाद 1924 के बाद एक तीसरी बात और आती है। 1924 केंद्रीय विधायिका द्वारा कंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया।
1924 द्वारा केंद्रीय विधायिका के द्वारा कंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया। अब ये कंटोनमेंट एक्ट क्या होता है, इसके बारे में विश्लेषणात्मक हम देखते हैं। जहां पे अब भारतवर्ष दो क्षेत्रों में बसा है, जैसा कि पंचायती राज और दूसरा क्षेत्र हमारा नगर निगम। नगर निगम व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है। इसके बाद एक और आया 1924 का केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित हुआ कैंटोनमेंट एक्ट। अब कैंटोनमेंट एक्ट का अर्थ होता है जो मिलिट्री के कैंपेज होते हैं, मिलिट्री जहां बसती है, मिलिट्री के सोल्जर जहां बसते हैं, उस कॉलोनीज को कैंटोनमेंट की तरह माना जाता है। वो एक्ट पारित हुआ, केवल मात्र वहां पे मिलिट्री शासन की ओर से ही वहाँ के कामकाज चलेंगे। जैसा कि आगरा कांड है, छावनी कांड है, उसके बाद में अम्बाला कांड है, ऐसे बहुत सारी जगह कांड एरिया है जो 1924 में बनाया गया था। आगे ये भारतीय नगरीय, भारतीय पंचायत स्थितियाँ एवं भारतीय वसाहत की स्थितियाँ, ये सब इस स्थिति में आती है। उसके बाद देखते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से स्थानीय स्वशासन। 1935 में भी भारत सरकार अधिनियम 1935, अब यहां पे बतलाया है प्रांतीय स्वायत्तता से स्थानीय स्वशासन। 1935 में और एक सुधार आया जो हमारे अपने अपने प्रांतों में से प्रांतीय व्यवस्था के आधार पर नगर स्थितियों में शासन चलाया जाएगा, जो प्रांतों के पर्यवेक्षण में होगा, अंडर सुपरविजन में होगा, लेकिन वो स्वशासन काफी हद तक खुद के लेवल पे चलाया जाएगा, स्थानीय लेवल पे चलाया जाएगा। कुछ कामकाज पूरी मात्रा में प्रांत की प्रमुखता से, प्रमुख कैपिटल से नहीं होते थे। जो स्थानीय लेवल पे बसा हुआ नगर या उसके द्वारा चुनवा कर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव की बनी हुई कमेटी के द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रशासन भी चलाया जाता था। वो 1935 का नियम बतलाता है। इसके बाद बिल्कुल 1935 होने के बाद अब लगभग भारत की संविधान बन चुका है, भारत की संविधान सभा बन चुकी है, भारत की आजादी प्राप्त हुई है। 1947 को भारत का आजादीकरण हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उसके बाद भारत ने अपने संविधान बनाने हेतु, कामकाज चलाने की सूत्री बनाने हेतु संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। उसके बाद उसके तहत आजाद भारत की ओर से पंचायती राज एवं नगरीय स्थितियां राज, नगर निगम राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में कुछ स्थिति सुधार के कार्यक्रम आरंभ करवा दिए गए, जो लोक कल्याण हेतु लोगों की सुविधा एवं उपलब्धियां भी उसमें थी। उसके लिए सबसे पहले अभी यहाँ से शुरू होता है हमारा, सबसे पहले 1949 से लेकर 51 तक स्थानीय वित्त जांच समिति, जिसके सुधार हेतु बने हुए आयोग, हमारे नगर निगम स्थितियों को आजादी प्राप्त करने के बाद भारत सरकार की ओर से बनाए गए कुछ आयोग, उसकी स्थितियां देखते हैं और वो क्या चाहते थे उसके बारे में सबसे पहले
1949 से लेकर 51 यानी 2 साल तक स्थानीय वित्त जांच समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे पी के बहाल। के बाद स्पर्धात्मक परीक्षा वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले स्टूडेंट ख्याल में रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं हम स्थानीय वित्त जांच समिति। अब इस बात से आपको पता चल चुका होगा, वित्त जांच समिति चाहिए कि सब कारोबार चलाने के लिए जरूरी होती है वित्त का आगमन एवं वित्त का निर्गमन। जैसा कि वित्तीय प्रबंधिका, वित्तीय स्थितियां, वित्त कहाँ से उपलब्ध होगा, अर्थ कहाँ से उपलब्ध होगा, पैसा कहाँ से प्राप्त होगा और आया हुआ पैसे से जन कल्याणात्मक कार्य किस तरह से होंगे, जो बहुत सारी स्थितियां आर्थिक व्यवस्थाएं संभाल पाती है, उसके लिए उसका अकाउंट रखने के लिए, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए, उसके सुपरविजन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था हमारा स्थानीय वित्त जांच समिति। और वो समिति स्थानीय स्वशासन को संभालने के लिए बनी थी, एक लगभग पूरी प्रांत के मात्रा में। उसके अध्यक्ष जी थे पी के बहाल। उसके बाद दूसरी और समिति बनाई गई जो 1953 से लेकर 54 तक थी। यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में लोकसभा का पहला चुनाव समाप्त हो चुका था। यहाँ पे देखते हैं हम 1953-54 में करारोपण जांच आयोग अध्यक्ष जी थे जॉन मथाई। करारोपण आयोग जॉन मथाई के अध्यक्ष में उस कदर से चला कि शहरी स्थितियां संभालने के लिए कहीं ना कहीं से वित्त की आवक जरूरी है, और वो वित्त आयोग की वित्त की आने की स्थितियां किस जरिए से बनाई जाएगी स्थानिक स्वशासन चलाने के लिए। इसीलिए करारोपण ये नाम की समिति बनाई गई थी कि शहर के भूभाग के अंतर्गत आने वाले कौन से विषय वस्तु पे हम कर टैक्स लगा सकते हैं, उसके बारे में निर्देश देने के लिए, उसके बारे में एक हस्तांतरणीय स्थितियां देने के बारे में यह आयोग बनाया गया था, हमारा करारोपण आयोग, जो 1953 से लेकर 54 तक थी। अब तीसरा आयोग देखते हैं हम। हमारे यहाँ तीसरा आयोग बना 1963 से लेकर 65 में। इन्होंने कहा नगर निगम कर्मचारी प्रशिक्षण समिति, जिसके अध्यक्ष जी थे नूरुद्दीन अहमद। नगर निगम कर्मचारी प्रशिक्षण समिति जो बनी 63 से लेकर 65 तक। यह हमारा एक क्रांतित्मक बदलाव शुरू हो चुका था नगर निगम प्रशासकीय व्यवस्था में। यहाँ पे नगर निगम के लिए जिन जिन कर्मचारियों की व्यवस्थाएं रखना जरूरी होता है, कर्मचारी के जरिए से चलाया जाता है, वो स्थानीय प्रशासन स्वशासन के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनकर चुनाव कराते हैं हमारे पब्लिक से, वोटरों से, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए जरूरी होती है हमें नगर निगम कर्मचारी की। तो इसीलिए कौन से जॉब्स के लिए, कौन से पोस्ट के लिए किस तरह का प्रशिक्षित कर्मचारी हो जो योग्य तरह से उस कामकाज को चला सके और नगर निगम का विकास हो सके तथा स्थानीय जनता को लोक कल्याणक स्थितियां एवं न्यायपूर्णता प्राप्त हो चुके, न्याय मिल चुके, उसके लिए बनी थी हमारे स्थानीय नगर निगम कर्मचारी प्रशिक्षण समिति, जिनके अध्यक्ष थे नूरुद्दीन अहमद। हमारे आयोग ने उसके बाद 1963 से 65 दो के बीच में ग्रामीण और नगरीय समिति ये स्थिति बनी थी। ग्रामीण और नगरीय समिति के संदर्भ में इनके अध्यक्ष थे एस.पी. जैन। अब ग्रामीण एवं नगरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम राज व्यवस्था, इन दोनों में कहीं ना कहीं नगर से सटकर या बाजू में कहीं ना कहीं पंचायत होगी, पंचायत ग्रामीण होगा, नगर से लगकर कहीं ना कहीं ग्रामीण होगा। अब ग्रामीण और नगरीय स्थिति के संबंध में किस तरह से रचनात्मक स्थितियां प्राप्त कर सके,
और दोनों को भी सही मात्रा में लाभ हो सके, एक मिनट के उनके साथ इनका काम इनके साथ उनका काम, संबंधित स्थितियां एवं सही और अच्छा रूप दिलाने के लिए यहाँ पे समिति बनी थी। ग्रामीण नगरीय समिति अध्यक्ष जी थे JSP जैन। इसके बाद देखते हैं हम 1963 में नगर निकाय वित्तीय संसाधन संवर्धन समिति बनी, जो कि मंत्रियों की समिति थी और इसके अध्यक्ष जी थे रफीक झकारिया। क्या बोलता है 1963 में बनी हुई समिति? नगर निकाय वित्तीय संसाधन संवर्धन। नगर निकाय चलाने के लिए वित्त मात्रा में काफी मात्रा में जुटाना पड़ता, जो कि उस समय के प्रांतों से भी मिलता था, कई केंद्रों से भी मिलता था, लेकिन बहुत सारी अड़चनें ऐसी थी। उस समय उत्पादकता की स्थितियां उचित मात्रा में नहीं थी और इससे आर्थिक स्थितियां पूरी मात्रा में सही तरह से नहीं चल पा रही थी। उसके लिए फिर नगर विकास वित्तीय संसाधन संवर्धन समिति, यानी नगरों का विकास करने के लिए वित्त चाहिए और वित्त किस किस रास्ते से आएगा? करारोपण करना, तुम्हारा नाका की ओर से आएगा, उसके बाद में बाजार हाट से आएगा, उसके बाद में कोई सेंट्रलाइजेशन से आएगा, लेकिन उसके ऊपर भी और विशेष स्थितियां प्राप्त करने के लिए जो करारोपण के साधन है उसका रक्षण भी हो जाए और उसके ऊपर स्टैंडर्डता लाई दी जाए और उस उत्पाद के क्षेत्र और बढ़ा दिया जाए। इसके लिए समिति बनी थी हमारे नगर निकाय वित्तीय संसाधन समिति। अध्यक्ष जी थे हमारे इसके मंत्रियों की समिति, इसके अध्यक्ष थे। एक मंत्रियों की समिति ही पूरे प्रांत के नगर निकाय वित्तीय संसाधन के लिए ये कार्य करती थी। इसके बाद हम देखते हैं नगरीय कर्मचारी कार्यदशाओं की समिति। 6वीं समिति बनी थी हमारे यहाँ पे नगरीय कर्मचारी कार्यदशाओं की समिति। नगर निगम का शासन स्थित प्रशासन चलाने के लिए नगर लेवल पे जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी के कार्य कौन सी दिशा से होना चाहिए, यह कार्य करने के बाद उस कार्य में और दर्जा अधिक मात्रा में उपयोगी किस तरह से पड़ेगा, इस स्थितियों के लिए यह समिति बनी थी कार्यदशा समिति। जो कार्य की दशा एवं दिशा, जिस प्रकार से नगर में कार्य होता था कर्मचारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसकी स्थिति, उसकी दशाएं और वो दशाएं होने के बाद उनको दिलाने जाने वाली दिशाएं गाइडलाइन, इसके लिए थी ये नगरीय कर्मचारी कार्यदशा समिति। इसके बाद देखते हैं हम 7वें नंबर पे आती है 1974 में नगर प्रशासन बजट सुधार समिति। इसके अध्यक्ष थे गिरजापति मुखर्जी। अब देखो इसमें इस समझ में आ चुका है नगर प्रशासन बजट सुधार समिति 1974 में बनी। यद्यपि नगर स्थानीय शासन बना है, नगर के लोगों के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र से आए हुए, निर्वाचित होकर आए हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना एक शासन बना लेंगे, स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन के लिए अब आए हुए वित्त, उसके बाद में आए हुए आवक, उसके बाद में लोक रचनात्मक कार्य, लोक कल्याणात्मक कार्य, शहर सुधार हेतु बनाए गए कार्य, विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आया हुआ वो खर्चा, इस सभी के लिए एक बजटीय समिति बनाई गई थी जिसे बजट सुधार समिति कहलाया जाता है। बजट में सुधार लाना, जो 365 दिन का आने वाली आवक, जाने वाली वाहक, उसके बाद होने वाला खर्चा, कुछ त्रुटि एवं फायदा, ये सभी जो एक हमारा आर्थिक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाने वाला बजट होता है,
उसकी स्थितियां इनमें समाहित थी। वो है नगर निकाय वित्तीय संसाधन समुदाय, वो है नगर प्रशासन बजट सुधार समिति। इसके बाद 8वें नंबर पे 1982 में आई थी भारत सरकार की ओर से नगर निगम गठन शक्तियां कानून। नगर निगम गठन शक्तियां एवं कानून, इसके अध्यक्ष थे के.एन. सहाय। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 1982 में नगर निगम गठन, इनकी शक्तियां क्या होगी और कानून क्या होगा। यहाँ से काफी मात्रा में नगर स्थितियों में सुधार आना दिखाई देता है। जैसा कि नगर निगम का गठन किस तरह से किया जाए, जैसा कि शुरुआती के तौर पर मैंने कहा था, जो ग्रामीण से लेकर थोड़ा मात्रा में बड़ा हो रहा है उसे नगर पंचायत किया जाएगा। नगर पंचायत की स्थानिक लोक संख्या कितनी, वो लोक संख्या के आधार पर वो नगर पंचायत का गठन होगा, जिसके लिए वार्ड छोटे छोटे एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए कितनी लोक संख्या की स्थितियां हो, ताकि उसके मुताबिक उस नगर पंचायत में वार्ड रखे जाएंगे। उस वार्ड में प्रतिनिधि चुनवाकर भेजकर उस समिति गठित होगी नगर पंचायत, पब्लिक द्वारा मतदाता करके, मतदान द्वारा। उसी तरह से उसके बाद में हो चुका है हमारा गठन। अब गठन देखते हैं। गठन ये पब्लिक की ओर से चुनवा कर आए हुए लोग जो समितियां बनाएंगे, कोई पहले शासन का गठन होगा, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंतर्गत उस गांव के दर्जा हेतु या उस गांव की स्थितियां हेतु अंतर्गत प्रशासन के जरिए स्थानीय शासन कुछ कमेटियां बनाएगी। जैसा कि एक विशेष नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नगराध्यक्ष भी होता है, नगर उपाध्यक्ष भी होता है, शासन की ओर से नगर अधिकारी भी आते हैं। लेकिन उसके सिवाय पानी पुरवठा कमेटी, जलपूर्ति कमेटी, साफ सफाई कमेटी, स्थायी कमेटी, ऐसे बांधकाम कमेटी, आरोग्य वैद्यकीय सेवा पुरवठा कमेटी, इस प्रकार का गठन विषय जो स्थितियां इस समिति ने संभाल लिया था, जिसका 1988 में गठन हुआ था। सुधार समिति, नगर निगम गठन शक्तियां। अब इनको कौन कौन सी शक्तियां दिलाई जाएगी, एक नगर निगम को किस मात्रा में शक्तियां दिलाई जाएगी, प्रांतों की ओर से आए हुए नियमावली के मुताबिक तो कार्य होगा ही होगा, लेकिन स्थानीय शासन स्थितियों के लिए, स्थानीय लेवल पे शासन करने के लिए किस प्रकार की शक्तियां प्रांतीय सरकार की ओर से स्थानीय शासन को दिलाई जाएगी, उसके बारे में इस समिति ने जो हमारे 1982 में बनी थी उसके ऊपर प्रावधान कराए गए हैं। और वो अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसके बाद इसी स्थिति को संभालने के लिए कानून भी बनाए दिए गए। जिस कानून बना तो संवैधानिक दर्जा आने का सवाल होता है, इसके लिए कानून भी बनाए गए थे। इसके अध्यक्ष थे के.एन. सहाय। इसके बाद में 1985 से लेकर 88 तक नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष सी.एन. कुरिया। यहाँ तक तो कमेटियां स्थापन हो चुकी है, जो हमारे 1924 से लेकर 1949, 1951 से लेकर 1988 तक ये स्थितियां हो चुकी है, जहां हमारे आयोग बने। नगरीय स्थिति संक्रमणशील अवस्था का साक्षी रहा है हमारा नगरीय आयोग। उसके बाद में हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग बनाने की स्थिति 1985 से लेकर 88 में आई है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग बना। उसके अध्यक्ष जी थे सी.एन. कुरिया, और ये काफी मात्रा में महत्वपूर्ण आयोग था, राष्ट्रीय आयोग नगरीकरण।
जो 1985 में बना हुआ और 3 साल काम चला, 85, 86, 86, 87 और 87, 88। 88 में ये नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र शासन को सौंप दी थी कि नगर का विकास, नगर की स्थितियां सुधार एवं नगर के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों की सुख सुविधाएं सार्वजनिक तौर पर। दूसरी बात थी उसमें औद्योगिकीकरण, शासकीय सेवाएं एवं बीमा, बैंकिंग तथा भांडवल, ये सभी स्थितियां ये इसमें नगरीकरण की विशेष पर दर्शाई है, जो है 1985 से लेकर 88 में बना। यहाँ तक हमारे लगभग नगरीय व्यवस्था सुधार हेतु 9 आयोग बने थे। 9 आयोग बने थे। एक शुरुआत के तौर पर जिस प्रकार से शहर थे उसमें हमेशा संक्रमणशील अवस्था आती रही, बदलाव आता रहा और भारत सरकार ने आजादी के बाद 1949 से लेकर 1988 तक हमारे यहाँ शहर सुधार के लिए लगभग 9 आयोग बनाए थे। इतनी बात ख्याल में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इस नगरीय अवस्था को और अच्छा बनाने के लिए संवैधानिकरण की अवस्थाएं शुरू होती है। अभी तक इस नगर निगम को, नगर निगम व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। शुरू में तो नहीं था। भारत सरकार आजादी करने के बाद भारत सरकार आई, उन्होंने 1988 तक आयोग बनाए, लेकिन संवैधानिक दर्जा इस स्थितियों को नगर निगम को नहीं दिलाया गया था। अब यहाँ से शुरुआत होती है संवैधानिकरण अवस्थाएं की, जो चंद मात्रा में है। पहली स्थिति अगस्त 1989 को भारत सरकार, भारत में कांग्रेस आई की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी सरकार द्वारा लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक, जो नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित था, पेश किया था। 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो नगर पालिका से संबंधित था, उन्होंने सुधार लाने के लिए नगरीय व्यवस्था, नगरीय परिषदों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए सुधार लाने के लिए लोकसभा में पेश किया था, जिसका मतलब था नगर पालिका को सही ढांचा दिलाना, नगर पालिका को, नगरीय व्यवस्था को, नगरीय स्थितियों को सही मायना में कायदेशीर रीत्या लीगली एक ढांचा दिलाना, एक आकृतिबंध दिलाना, जिन्होंने 1989 में डाला था, लोकसभा में पारित। लेकिन संवैधानिक स्थिति पर लाने की शक्तियां भी थी उनमें, और संवैधानिक स्थितियां यद्यपि नगरीय स्थितियों को प्राप्त होती है, तो एक लीगली एक्टिविटीज करना पूरी घटक राज्यों को बंधित होता है, वो करना आवश्यक कार्य होता है। इसके लिए लेकिन ये प्रस्ताव नगर पालिका विधेयक सुधार हेतु लोकसभा में 1989 में पारित हो चुका, लेकिन राज्यसभा में जैसा कि कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए या किसी विषय वस्तु पर कानूनन सतुटी पर उतरने के लिए, कानून बनाने के लिए हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते से लोकसभा में वह प्रस्ताव पारित होकर वो राज्यसभा, जो द्विसदनीय सभागृह व्यवस्था हमारे संसद ने स्वीकार कर ली है, लोकसभा लोगों की ओर से, राज्यसभा राज्यसभा के राज्यों की ओर से रिप्रेजेंटेटिव भिजवाए जाते हैं, जो निरंतर चलती है राज्यसभा। लेकिन ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, फेल हुआ। इसीलिए 1989 का प्रस्ताव नगर पालिका सुधार विधेयक
फेल हो चुका है, निरस्त हो चुका है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। उसी के बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी और उसके द्वारा संशोधित बनाकर उस विधेयक को, नगर पालिका विधेयक को, और लोकसभा में रखा गया था पारित करने के लिए। 1990 एक साल के बाद में ही बिल्कुल वीपी सिंह सरकार आई थी और इस नगर पालिका संशोधित विधेयक और रखा गया था। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश उसमें मतदान होना बाकी रहा। उसके पहले ही लोकसभा राजकीय स्थितियां बदल चुकी एवं लोकसभा विघटित हो चुकी, सरकार चली गई। इसलिए 1990 में भी संवैधानिकरण व्यवस्था लागू करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था वो भी निरस्त हो चुका, फेल हो चुका। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। सितंबर 1991 में 1989 राजीव गांधी सरकार द्वारा नहीं हो चुका। 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा भी इस विधेयक पारित नहीं हो चुका। अब तीसरी स्थिति आती है सितंबर 1991 में भारी मात्रा में चुनाव में प्रदर्शन कर और पूरी विक्टोरिया पाकर पीवी नरसिम्हा सरकार बनी थी और सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा सरकार द्वारा लोकसभा में यही नगर पालिका नगरीय स्थितियां सुधार विधेयक रखा गया। जो नगर पालिका सुधार विधेयक 1991 में बनी हुई लोकसभा जिसमें सरकार बनी थी नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल खंड में, शासन काल में ये विधेयक पारित हो चुका है। लोकसभा में भी क्लियर हो चुका, राज्यसभा में भी क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद देखते हैं, इन्होंने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस नगर पालिका सुधार विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी की स्वाक्षरी, इसके बाद में वो कायदा बन चुका, वो विधेयक का रूपांतर लीगली हो चुका, जिसे पूरी मात्रा में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका। वो स्थितियां प्रभाव में लाई गई हमारे यहाँ 1 जून 1993 में। यहाँ से सही मात्रा में हमारी नगरीय निगम स्थितियां एवं पद्धतियां सही मात्रा में 1993 में शुरू होती है। जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था भी लगभग 93 में सही मात्रा में संवैधानिकीकरण हो चुका है, वो सही मात्रा में शुरू हुई। उसी प्रकार नगरीय स्थितियां भी 1993 में भी शुरू हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसके बाद में 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम अर्बन एरिया, नगर पालिकाएं, नगर परिषदें, नगर पंचायतें, ये स्थिति 92 में पारित हुई है। 91 की जो सरकार बनी थी 92 में ये पारित हुआ, 93 में लागू हुआ नगरीय सुधार विधेयक। और अभी यहाँ पे इस विधेयक के द्वारा, इस संशोधित अधिनियम के द्वारा 74 इसमें नगरीय स्थितियों को, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। और ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद ऑलरेडी भारत के सभी घटक राज्यों को ये नगरीय स्थितियां, नगर निगम बनाने पड़े और उसको संभालने पड़े। अब देखते हैं हम क्या क्या स्थितियां होती है। भारतीय संविधान में भाग 9 को शामिल हुआ। भारतीय संविधान में नगरीय निगम स्थितियों में सुधार होने के बाद, संवैधानिकरण होने के बाद संविधान में नया भाग 9 को के जरिए शामिल किया गया। उसके बाद दूसरी बात होती है, यहाँ पे इस अधिनियम से संविधान में 12वीं सूची जोड़ी गई। जो संविधान के 12वीं सूची में
नगर निगम सुधार स्थितियां जिसका संवैधानिकरण हो चुका है वो इस स्थिति में आता है, जोड़ी गई। इसके बाद में नगर पालिका को 18 कार्यकारी विषय वास्तु का उल्लेख दिया गया है। नगर निगम परिषद नगर पालिका है, इनकी तरफ 18 विषय वास्तु को संभालने का वो स्थितियां अनुच्छेद 200 यहाँ पे 1900 शामिल किया गया है, जिसके अनुच्छेद 243 के तहत 18 विषय वास्तु नगर पालिका को कार्यकारी विषय में दिलाए गए हैं और इसका अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से होता है। इसके बाद देखते हैं हम, इस अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। 243 डब्ल्यू, इसके द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिलाया गया है, जो हर स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे मानना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हम, संविधान के न्यायोचित भाग में लाया गया है और इस दर्जा से फायदा क्या हुआ? इस दर्जा से ये फायदा हुआ, लीगली नगर निगम स्थितियों को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जिस चीज की जरूरत होती है वो सब पूरी करने की जिम्मेदारी घटक राज्यों को दिलाई गई है। न्यायोचित स्थितियां प्राप्त हो चुकी है नगर निगम स्थितियों को। इसके बाद हम देखते हैं, राज्य सरकारें इस अधिनियम से नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य हो गई, जैसे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आर्टिकल 74 विधेयक बना, नगरीय स्थिति सुधार, इसे संवैधानिकरण का दर्जा 347 डब्ल्यू के तहत मिल चुका अनुच्छेद के जरिए से इस व्यवस्था को प्रशासकीय नगर निगम प्रशासकीय व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था, सुशासन, इस सभी स्थितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के जरिए से हर घटक राज्य को इस स्थिति को अपनाना पड़ा। और इसके बाद में देखते हैं हम, इसका उद्देश्य ये था कि नगरीय या शहरी शासन को शक्तिशाली बनाना, इसका उद्देश्य था। और इसके बाद में इन्होंने इस सुझाव ने या विधेयक ने 3 स्थितियां दर्शाई, 3 पद्धतियां बनाई। नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र से, ग्रामीण से अगर कुछ उठाव आता है, अच्छी स्थितियां आती है, थोड़ा सुधार आता है, तो उसे ग्रामीण से परिवर्तित करके ग्रामीण यानी ग्राम पंचायत से परिवर्तित करके नगर पंचायत बनाना। दूसरी स्थिति बनाई है, जो शहर हो, नगर हो, लेकिन सभी स्थिति में थोड़ा छोटा हो, इतना बड़ा शहर नहीं है, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं नहीं है, इतनी बड़ी लोक संख्या नहीं है, उसके कुछ घटक होते हैं, वो घटक के आधार पर छोटे शहर को नगर पालिका नगर परिषद दर्जा दिलाया गया है। ये संविधान संशोधन 74 विधेयक शहरी सुधार, इसके मुताबिक उसके बाद में बड़ा शहरी क्षेत्र को नगर पालिका निगम के नाम से माना गया है। अब यहाँ तरफ भाग एक नगर निगम सुधार, स्थापित होना, सुधार होना, संक्रमणशील अवस्था और किस तरह से शहर बसी और बनी, यह आज की क्लास में हमने देख लिया। इसके बाद कल के पार्ट 2 में इनके प्रति जो भी स्थितियां होंगी देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी की ओर से आप तलक, आप सभी दर्शकों, सभी कंपटीशन एग्जामिनर एवं अन्य सभी के लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों का काम करता है, जिसका नॉलेज आप तक पहुंचे और आप भी इसके बारे में सचेत रहें। थैंक यू सो मच।